हेलो, गुड मॉर्निंग। 22 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और टाइम सुबह का फिक्स 8 बज चुके हैं और सभी को पता ही है इस क्लास के बारे में। ये सुबह 8 बजे होती है। सभी एग्ज़ाम के लिए बाइलिंगुअल रूप में आपके सामने लेकर के आता हूँ। और इसमें मैंने आज कुछ चेंज किया है। इसके एंड में मैंने 10 क्वेश्चन जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और रखे हैं करंट अफेयर्स के अलावा। तो ऐसे ही मैं 10 या 12 क्वेश्चन कभी एंड में कभी पहले तो लाता रहूँगा, सभी सब्जेक्ट के, कभी साइंस के, कभी जियोग्राफी के, कभी पॉलिटी के। तो इस हिसाब से इस क्लास को आप अच्छे से ध्यान से देखना और इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगे प्रॉपर नोट्स में लिखते जाना अपने में। तो अब मैं इसकी स्टार्टिंग करता हूँ पहले करंट अफेयर्स के साथ। इसमें पहली करंट है कि 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई है? बताइए, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से की गई है महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत? फ्रॉम विच सिटी द वुमेन्स ट्री सर्विसेज मोटरसाइकिल रैली वॉज फ्लैग्ड ऑफ द मार्क द 24th कारगिल विजय दिवस? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी पटना। तो बताइए कहाँ से ये 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल की रैली शुरू की गई है? तो बता दूं इसका सही जवाब है नई दिल्ली से शुरू की गई है। 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में की गई है ये। और इसकी जो दिल्ली से शुरू होने के बाद इसकी समाप्ति कारगिल युद्ध स्मारक जो द्रास लद्दाख में लद्दाख में है, वहाँ पर होगी इसकी समाप्ति। और इस मोटरसाइकिल रैली को नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली, जो ये रैली चली है, इसको नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली के नाम से भी जाना जाएगा। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं आपके सामने कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? बताइए किस राज्य सरकार ने हाल ही में आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो इसका सही जवाब है मेघालय ने किया है। ठीक है। आगे किस राज्य के जूना खटिया गांव में हड़प्पा के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए किस राज्य के जूना खटिया, किस राज्य में पड़ता है ये जूना खटिया? और इस गांव में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बता दूं ये जूना खटिया पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क यानी CLN में कौन सा देश शामिल हुआ है? टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में ये इंडिया शामिल हुआ है, यानी भारत। भारत के किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कारों के लिए चुना गया है? बताइए भारत के किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। क्यों? आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पेंटागन को पीछे छोड़ भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है? बताइए पेंटागन को पीछे छोड़ भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया गया है? पेंटागन के बारे में बता दूं कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा कार्यालय है। उसका सैन्य उससे सेना से संबंधित है। और ये जो है इसकी जो पेंटागन अमेरिका की सेना है उसका ये प्रतीक है पेंटागन। ठीक है। और उसके एक शहर में स्थित है अमेरिका में, जैसे चाइना का ड्रैगन है उसी हिसाब से। यानी इन विच इंडियन सिटी हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बीन बिल्ट लिविंग बिहाइंड द पेंटागन? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी चेन्नई। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सूरत। इसमें और देखते हैं कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा। 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी। बता दूं ये पेंटागन जो है दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत 80 वर्षों तक रही। लेकिन यह उपाधि अब गुजरात के सूरत में निर्मित इमारत ने ले ली है, जिसमें हीरा व्यापार केंद्र होगा। और सूरत को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। जो सूरत है उसको विश्व में रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं।
और नवनिर्मित सूरत डायमंड बोर्ड्स में 65,000 से अधिक हीरा पेशेवर एक साथ काम करते हैं, 65,000 से अधिक। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस राज्य के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है? बताइए, किस राज्य के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर, ये महाराष्ट्र में किया गया है। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया है? डिजिटल सरकारी बॉन्ड, ये इजराइल बन गया है, इजराइल। इसकी राजधानी है यरूशलेम और यह एक यहूदी देश है, याद रखना। I2U2 एक समझौता होता है, I2U2। I से मतलब इंडिया और इजराइल, U2 से मतलब जैसे 2 I हो गए, इसमें 2 U हो गए, UAE और यूनाइटेड स्टेट USA, ठीक है, याद रखना। आगे इसमें शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश, ये आयरलैंड बन गया है। किस देश में दुनिया का दूसरा बड़ा 900 फीट गहरा ब्लू होल खोजा गया है? बताइए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फीट गहरा ब्लू होल, ये मैक्सिको में खोजा गया है, मैक्सिको में। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसके द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया है? बताइए, किसके द्वारा थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया है? बताइए, द बुक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी ऑथर्ड बाय whom हैज बीन रिलीज्ड? ऑप्शन ए विश्वनाथ घोष, ऑप्शन बी आदित्य भूषण, ऑप्शन सी TN शेषन या ऑप्शन डी परिचय दास। तो इसका सही जवाब है TN शेषन। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC TN शेषन, ये पहले भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी ने भारतीय चुनावों में महत्वपूर्ण अंतर पैदा किया। इसे रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस आत्मकथा में 1990 से 1995 तक CEC के रूप में उनके कार्यकाल को भी शामिल किया गया है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा का विमोचन किया गया है? वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, ये अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा। किसने हाल ही में अपनी पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? बताइए, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड किसके द्वारा लिखी गई है? ये वाणी त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। आगे, किसके द्वारा लिखित पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय का विमोचन किया गया है? गांधी सियासत और संप्रदाय, ये पीयूष बावेले के द्वारा किया गया है, पीयूष बावेले। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का विमोचन किया गया है? सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, ये बोरिया मजूमदार के द्वारा किया गया है इस पुस्तक का विमोचन। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 जीता है? बताइए, किसको प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 का दिया गया है? Who has been given the prestigious International Annie Award 2023? ऑप्शन ए विक्रम चंद्र, ऑप्शन बी अशोक मिश्रा, ऑप्शन सी जगदीश वर्मा, ऑप्शन डी थलपिल प्रदीप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी थलपिल प्रदीप। इन्होंने एनी पुरस्कार जीता है अभी, याद रखना। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ये बुल्गारिया ने जीता है और ये बुल्गारिया के हैं। ये लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इन्होंने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, याद रखना। किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ये ऋतिक रोशन को दिया गया है आईफा अवार्ड।
किस लेखक को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दामोदर मोजा को दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और नीलमणि फूकन को दिया गया था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना। आगे फिर कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये कोजी याकुशी को दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आईसीजी के 25वें महानिदेशक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी ऑप्शन ए सतीश पटेल, ऑप्शन बी राकेश पाल, ऑप्शन सी आकाश वर्मा या ऑप्शन डी जितीश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है राकेश पाल को तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट, किसने हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? वायुसेना के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने। इसमें आपको बता देता हूं कि सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, जो सभी सेनाओं का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो इस टाइम द्रौपदी मुर्मू है। और वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी जो 27वें नंबर के हैं, वी.आर. चौधरी ये 27वें नंबर के हैं। और नौसेना अध्यक्ष के बारे में भी बता दूं, ये हैं आर हरि कुमार और ये 25वें नंबर के हैं, आर हरि कुमार। और थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे और ये भी 29वें नंबर के हैं। और ये बताओ जो सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, जो बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो पहले थे सीडीएस, उसके बाद बने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने ये सेकंड सीडीएस। ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे देखते हैं इसमें, किसे हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्विटर का नया सीईओ ये किया गया है लिंडा याकारिनो को। और बता दूं ट्विटर को एलन मस्क जो स्पेस एक्स के मालिक हैं या सीईओ हैं उसके, उन्होंने 44 अरब डॉलर में ख़रीद लिया था इसको, ट्विटर को। लिंडा याकारिनो बने इसके सीईओ ट्विटर के। और उससे पहले खरीदने से पहले इंडिया के थे पराग अग्रवाल, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल थे। किसे हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए किसे हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन, ये मनोज सोनी बने यूपीएससी के चेयरमैन। किसे सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष ये रवनीत कौर को किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताइए जो सबसे तेज गति से मतलब बैडमिंटन में जो हिट किया है वो किस खिलाड़ी ने किया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है उसने? बताइए, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट? पुलेला गोपीचंद, किदाम्बी श्रीकांत, पारुपल्ली कश्यप या सात्विक साईराज रंकी रेड्डी? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इसमें देखते हैं कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने कोरिया ओपन में 2023 के दौरान बैडमिंटन में सबसे तेज हिट मार करके नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और इसकी जो स्पीड थी 565 किलोमीटर प्रति घंटा, जो फार्मूला 1 की रेस होती है उसकी 340 या 320 के करीब होती है, उससे भी तेज है। और इससे पहले जो पुराना रिकॉर्ड था वो मलेशियाई खिलाड़ी टेन बून हेओंग के नाम था, टेन बून हेओंग, जिनकी स्पीड थी 493 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना, इन्होंने बना दिया है 565। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि किस आईआईटी के शून्य दल ने अमेरिका में आयोजित 16 डिकैथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? 16 डिकैथलॉन प्रतियोगिता में ये आईआईटी बॉम्बे को मिला है। ओडिशा एफसी ने किसे 2-1 से हराकर तीसरे हीरो सुपर कप 2023 को जीत लिया है? ये बेंगलुरु एफसी को हरा करके ओडिशा एफसी ने जीत लिया है।
किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 ये मध्य प्रदेश ने जीता है। आगे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है सिल्वर पदक। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें किस शहर में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया गया है? बताइए, पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क हैज बीन अनवेल्ड? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी पटना। तो बताइए किस शहर में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नोएडा में किया गया है। दिल्ली के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, नोएडा में। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? ये असम में बनाया जा रहा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है? ये ललितपुर में दी गई है। ललितपुर जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है और मध्य प्रदेश की सीमा से सीमा बनाता है। ठीक है, आगे महानदी कोलफील्ड ने किस राज्य में चंद्रशेखर आज़ाद को इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? महानदी कोलफील्ड ने किस राज्य में चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? ये ओडिशा में किया है। आगे नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? बताइए, किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की? ये नागपुर में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कि कम शिकायतों वाले राज्यों की रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कम शिकायतों वाले राज्यों में शीर्ष स्थान। विच स्टेट एट टॉप द रैंकिंग ऑफ स्टेट्स विद लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तेलंगाना। तो आपको बता दूं, कम शिकायतों वाले राज्यों की रैंकिंग में पहला स्थान तेलंगाना ने प्राप्त किया है। और यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया कि 17,500 से कम शिकायतों वाले राज्यों की रैंकिंग में तेलंगाना ने 74.44 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान, छत्तीसगढ़ 57.50 दूसरा, जबकि केरल 52.16 के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकतम संख्या में शिकायतें 20,470 प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है इसमें शिकायतें, सबसे अधिक शिकायतें होने में, और सबसे कम में तेलंगाना। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं? ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉलेज। कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? ये केरल बन गया है डिजिटल बैंकिंग वाला। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश। ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पूरी तरह से ये जम्मू कश्मीर हो गया है ई गवर्नेंस मोड में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? महिलाओं को जहां पर रोजगार मिलता है सबसे ज़्यादा चेन्नई में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें कि विश्व चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मून डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बताइए, वर्ल्ड मून डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या 20 जुलाई को मनाया जाता है? तो बता दूं, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। और आज के ही दिन, मतलब 20 जुलाई के ही दिन 1969 में इंसानों ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 20 जुलाई को ही इस वजह से चंद्रमा दिवस मनाने की घोषणा की थी। याद रखना, 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। जिस जगह पर उनकी लैंडिंग हुई थी उस जगह को उन्होंने नाम दिया था ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, याद रखना। आज उसी की याद और उसी के बारे में जानकारी के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
आगे प्रमुख दिवसों के बारे में है कि 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। पिछली क्लास में मैं जब दिवस के बारे में पढ़ा रहा था तो उसमें मतलब डेट थी 2, उसमें मैं 2 को 20 बोल गया था, तो उसे ध्यान देना, उसमें लिखा हुआ तो 2 ही था, तो उस हिसाब से वो सही है। ठीक है, 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, और 16 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 18 मई को विश्व एड्स दिवस, 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस। एड्स दिवस तो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, याद रखना 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, और 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। जो इसके लिए टीका लगता है वो 18 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइए, फीफा विश्व कप का आयोजन 2023 में किस देश में किया जाएगा, यानी किन 2 देशों में किया जाएगा? फीफा विश्व कप जो है 2 देशों में आयोजन होने वाला है इसका, और बताइए उन 2 देशों के नाम। इन विच 2 कंट्रीज विल द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए अमेरिका और ब्रिटेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, या ऑप्शन डी थाईलैंड और इंडोनेशिया। आपको बता दूं कि फुटबॉल के हिसाब से देखा जाए तो भारत को तो तुम वैसे ही काट दो, और ये थाईलैंड और इंडोनेशिया भी इसी को भी काट दो, बचे ए और 2, इनमें से देख लो, इनमें से तो एक ही सही है। इसमें ए, ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, क्योंकि ये पड़ोसी देश हैं। अमेरिका और इंग्लैंड तो बहुत दूर दूर हैं, इस वजह से तो हो नहीं सकता है इसमें। और फीफा महिला विश्व कप का आगाज 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? जो 2023 में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हुई है उसमें ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़ बना है। आगे मुंबई इंडियंस ने किसे हरा करके पहला WPL 2023 फाइनल जीत लिया है? ये दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके मुंबई इंडियंस ने पहला WPL खिताब जीत लिया है। ATP मास्टर्स 1000 खिताब किसने, यानी ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने? ये रोहन बोपन्ना बने भारत के। ठीक है, 40, 42, 44 वर्ष के आसपास हैं ये, 40 प्लस 44 के आसपास होंगे। आगे फिर किस व्यक्ति ने पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया है? बताइए, किस व्यक्ति ने पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले, ये कहाँ है बताओ? पाक जल डमरू मध्य, इसमें रिकॉर्ड बनाया है संपन्न रमेश ने। आपको बता दूं ये भारत और श्रीलंका की सीमा पर है, दोनों के बीच में है, बंगाल की खाड़ी में। आगे अब ये महत्वपूर्ण 10 या 9 क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो इम्पोर्टेंट है बहुत, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बता दूं इसमें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद जो 5 है वो तो नागरिकता और सभी से संबंधित है। तो इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी किसी भी धर्म को मानने, अपनाने या धारण करने का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 25 में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से संबंधित है, याद रखना। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन कौन कर सकता है? ये केवल संसद कर सकती है, याद रखना। और किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का अधिकार दिया गया संसद को, वो किस बात में दिया गया था? ये दिया गया था केशवानंद भारतीवाद में, जो 1973 का हुआ था, केशवानंद भारतीवाद। और बता दूं इसमें जो संवैधानिक पीठ बैठी थी सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ थी ये। ठीक है, और इसी में जो मूल ढांचा था संविधान का, मूल ढांचा, वो शब्द भी निकल करके इसी बाद में आया था 1973 के में, याद रखना अच्छे से।
आगे, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये मूल विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, याद रखना। आगे, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक ये मूल अधिकार है। और इसमें बता दूं, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा इसे मूल अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, याद रखना। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के माता पिता या अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों को जो शिक्षा है उसको देना अनिवार्य बना दिया गया। आगे है कि भीमराव अम्बेडकर ने किसी संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? ये संविधानों के उपचारों का अधिकार है, उसे भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की संज्ञा, संविधान का हृदय और उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। और आर्टिकल है ये 32, याद रखना, आर्टिकल 32। और इसे संविधान का रक्षक भी कहा है इन्होंने। तो दोस्तों, ये 22 जुलाई के करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने देखे, बताइए कैसे लगे, क्या समझ में आया? शायद अभी हाँ, और ये 10-12 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, ये और देख लो कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होता है, बताइए घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? और इसमें सही जवाब दिया हुआ है हीरा की कमी से। आप ये बताओ कि आप में से कौन कौन हीरा खाता है? हीरा कौन कौन खाता है आप बताइए। तो मैं कहूँगा आप सभी से कि अगर घेंगा रोग से दूर रहना है तो आप सभी को हीरा की मात्रा ज़्यादा कर दो अपने खाने में। तो इसमें टाइप मिस्टेक हो गई है। जो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। और जो थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है इस रोग में। जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, इस वजह से आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की मात्रा में सुधार करो अपनी, अगर घेंगा रोग की से संबंधित आपको शिकायत हो तो। बताइए कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है बताइए? ये होता है अग्नाशय ग्रंथि से। और ये जो PCS का 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि इंसुलिन जो मतलब कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। आगे इसमें डूरंड कप या डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंध है फुटबॉल से, याद रखना, फुटबॉल से संबंधित है। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड। और विश्व का शायद रोगुंस की बांध है, वो बताइए कौन सी नदी पर रोगुंस की बांध, शायद रूस में है वो। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की व्याख्या दी गई है? बताइए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं इस टाइम, और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? आपको बता दूं कि इस टाइम तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थीं। उसके बाद 3 संविधान संशोधन हुए थे। एक हुआ था 21वां, उसके द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। एक हुआ था 71वां, उसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और उसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन। उसके बाद बोडो डोंगरी और मैथिली संताली जोड़ी गई थी। बोडो डोंगरी, मैथिली, संताली। ठीक है, याद रखना। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? देखो ये भी क्या लिखा हुआ है इसमें, तो बता दूं चीन की मुद्रा का नाम है युआन। युआन या इसे रेमनवी भी कहते हैं, रेमनवी। ठीक है, याद रखना, चीन की मुद्रा है युआन या रेमनवी। रेड क्रॉस की स्थापना मतलब रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? ये हेनरी डुनेंट थे। ठीक है, हेनरी डुनेंट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से आपको इसमें बता दूं कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड है उसका रंग भी लाल होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। ठीक है, और इस रोग में खून की कमी हो जाती है, यानी ब्लड की या रक्त की कमी हो जाती है। बायोलॉजी में आप कहीं भी कोई वर्ड नहीं पढ़ोगे खून का, इसलिए इसे रुधिर या रक्त से समझते हैं। ठीक है, रक्त या रुधिर की कमी हो जाती है इसमें, हीमोग्लोबिन की कमी में, और इस वजह से इसमें एनीमिया का रोग हो जाता है। उसे एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। भारत कोकला किसे कहा जाता है? जो भारत की कोकला है उसे किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को। और स्वर कोकला कहा जाता है लता मंगेशकर को। ठीक है, याद रखना, भारत कोकला सरोजनी नायडू को। और दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? इसमें बता दूं ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम स्टार्ट कराया था, और इसमें जो बचा हुआ कार्य था वो इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूर्ण कराया गया था। इल्तुतमिश,
ये गुलाम वंश का संस्थापक था और इसने बनाया था इसे, ठीक है, याद रखना। बताइए दोस्तों, ये 22 जुलाई के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके सामने देखे। कैसे लगे आपको, कैसी लगी आज की करंट अफेयर्स, बताइए अच्छी या कैसी लगी। तो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पढ़ते रहें। कल मिलते हैं 23 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। कल और महत्वपूर्ण देखता हूँ आपके सामने जो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।